प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, हम अध्ययन कर रहे थे आदिकाल। आदिकाल प्रकरण 2 हम पढ़ रहे हैं। प्रकरण 2 के अंतर्गत हम अपभ्रंश काव्य को पढ़ रहे थे, जिसका आज भाग 2 हम अध्ययन करने वाले हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि एनटीए नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स, बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो नेट, सेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इन जो भी एग्जाम किए जाते हैं, तो इन एग्जाम में आचार्य शुक्ल जी के का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है 10 से 12 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका अध्ययन यदि आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आप आचार्य शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इससे आने वाले प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो पता है यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हमें एक तो जो कवि होते हैं, विद्वान होते हैं, उनका सही सटीक नाम हमें कन्फर्म हो जाता है। उनका जो टाइम पीरियड है वो कन्फर्म हो जाता है। उन्होंने क्या क्या पंक्तियाँ लिखी हैं वो भी हम यहाँ पर कन्फर्म है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसका अध्ययन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो भी आपको जो भी तथ्य आपको दिए जाएंगे वो ऑथेंटिक हैं। ओके, तो हम पहले पढ़ते हैं हेमचंद्र को। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। किनका? हेमचंद्र का। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है हमारे एनटीए नेट के 2019 में ही। तो इनका ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश समय इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा महारा कंतु, लज्जे जमतु वयम सियहु जय भग्गा घरवंतु। तो आप देख लेना इनको, इनकी यदि आप पहली लाइन भी पंक्ति याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से इसका सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। फिर फ्रेंड्स, आप ये पंक्तियाँ उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पॉज करके आप इनको देख लेंगे। और हम अब आगे चलते हैं। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम पूछी जा चुकी है। पी संगम को निदड़ी पिहव परखो की, इसको भी आप देख लेना। यदि आप पहली लाइन को याद कर लेते हैं, पहली पंक्ति को, तो आपको आसान होगा एग्जाम में इसका सही ऑप्शन चूज करने के लिए कि यह पंक्ति किसकी है। फिर अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कौन आते हैं। सोम प्रभ सूरी हैं, ये भी 2019 में पूछे गए हैं। तो ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें हमारी कन्फर्म हो रही हैं। एक तो कवि का जो टाइम पीरियड है वो कन्फर्म है, और दूसरी बात फ्रेंड्स, हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं, वो भी यहाँ पर इसका टाइम पीरियड भी हमें कन्फर्म पता चल रहा है। फिर देखते हैं कि सिद्ध हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं, और यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायो जहि दियहि दह मुँह एक शरीरु, चिंता वै तैयाह जहन कणो पियावो खीरू। तो आप देख लेना इसकी व्याख्या है कि जिस दिन 10 मुँह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। और फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि अपभ्रंश भाषा का काव्य है।
यहाँ आपको शब्दों से ही पता चल रहा है। तो आप इनकी जो पंक्तियाँ हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ इनको देख लेना। यदि इनकी पहली पंक्ति भी आपको याद रहती है तो आप अपना आंसर चूज कर पाएंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जैनाचार्य मृत्युंग को। ये भी 2019 में ये भी पूछे गए थे। इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि, अब देखिए इनका ग्रंथ क्या है, प्रबंध चिंतामणि। तो इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की, तब वहाँ के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहाँ उसके साथ तैलप की बहन मृडालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग को थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इनकी अक्सर पंक्तियां ही पूछी जाती हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कोई कंफर्म नहीं है कि कहाँ से कौन सी पंक्ति पूछी जाती है, सिर्फ हम एक आइडिया लगाते हैं कि हम यदि इनका अध्ययन आचार्य शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका अध्ययन हम कर लेते हैं, तो यदि हमारे जहन में यदि पंक्तियाँ रहेंगी, हमने एक दो बार भी पढ़ा है, तो हम आंसर उसका कर लेंगे। झाली तुट्टी किम न मुँह किम न हुए झरपुंज, हिंदई डोरी बंधिएहु जिम मंकड़ तिमुंज। तो आप देख लेना अभी वीडियो को पॉज करके। एक ये भी पंक्ति है, एग्जाम में कई पूछी जा चुकी है। मुंज भणे मुड़ाल मई जुब्बण गयों न झूर, जय शक्कर सौखंड थी तो इस मीठी चूरी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इनको देख लेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो फ्रेंड्स यहाँ से सभी हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, कहाँ से क्या पूछा जा सकता है हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम ये है कि हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखते हैं और वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। तो हम देखते हैं विद्याधर को। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। तो अब देखिए विद्याधर का क्या ग्रंथ है, प्राकृत पिंगल सूत्र है, आपको ये मिल गया। यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको ना जरूर आपको नोट करनी है अपने नोटबुक में। एक तो आप कवि का या आचार्य विद्वान का नाम आपको नोट करना है। दूसरा उनका ग्रंथ, उनके ग्रंथ का नाम नोट करना है। तीसरा उनकी पंक्तियाँ भी नोट कर लेनी है। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में क्या मत व्यक्त किया, वो आपने देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये पंक्ति को आप प्लीज़ देख लेना फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट आते हैं सारंगधर। ये भी एग्जाम में हमारे पूछे जा चुके हैं कई बार। तो इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंग पद्धति के नाम से एक सुशोभित काव्य संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव के प्रधान सभा सदों में राघवदेव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए जो सारंगधर हैं, लक्ष्मीधर हैं और कृष्ण हैं। हम्मीरदेव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। देखिए कहीं कुछ जैसे हमें यहाँ नहीं मिलता तो हमें आइडिया भी लगा सकता है कि हम यहाँ अपभ्रंश काव्य पढ़ रहे हैं, तो अपभ्रंश का समय काल कब था, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनका ग्रंथ अपभ्रंश के का जो काव्य है, जो समय काल है, उन्हीं के आसपास का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं कि सारंग पद्धति में बहुत से सावर मंत्र, भाषा चित्र काव्य दिए हैं, जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ ये श्लोक देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आप प्लीज़ को देख लीजिएगा, वॉच करके आप इसको वॉच कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ देखते हैं। परंपरा से मतलब श्री सारंगधर ने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की है। आप देखना हम्मीर रासो जो काव्य है वो किसका है, सारंगधर का ही है। ठीक है, तो यह आजकल की नहीं, आज यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीर रासो नाम का मिलता है।
प्राकृत पिंगल सूत्र, उलटते पलटते हुए हमीर की चढ़ाई, वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरण में मिलते हैं। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हमीर रासों के ही हैं। अतः ऐसे कुछ पद्य नीचे दिए गए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, क्योंकि ये हमीर रासों से लिया गया है जो कि सारंगधर का है। तो इसका देख लेना आप, ये पंक्तियाँ वीडियो पॉज करके। ढोला मारी ठिल्लमह मुच्छी में शरीर, खुर जज्जला मंतिवर, चलिए वीर हमीर। ये तो है ही एक, ये भी पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए वीर हमीर पाए भर मेड़े कंपय, दिगमन अंधार धूल सुर रह अच्छाई। देखिए फ्रेंड्स, बता दूं कि ये अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। तो शब्द थोड़ा अटपटे यानी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट हमें तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यदि नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। फिर ये पंक्तियां हैं, आप इसको भी देख लेना, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप इसको देख लेना। इसकी यदि पहली पंक्ति भी आपने देख ली है, आप इसको पहली पंक्ति देख लेते हैं तो एग्जाम के लिए आपके लिए सुटेबल होगा। आप इसका राइट आंसर चूज कर पाएंगे कि ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है और इसके कवि कौन हैं। फिर देखते हैं हम कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। देखिए, अभी हम अपभ्रंश भाषा का काव्य पढ़ रहे थे, तो अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा ही समाप्त होती है। आचार्य शुक्ल कहते हैं, यद्यप 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान ने बीच बीच में देश भाषा के कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। उस पर समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी है, पर उस समय इनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहाँ राजकीय पुस्तक में कीर्तिलता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन के बीच में कुछ देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश के दोहा, चौपाई, छप्पय, छंद, गाथा आदि। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि आप देख लेना कि जो इनकी अपभ्रंश भाषा में ही लिखी गई है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, तो ये राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कवि जिन राजा के आश्रय में रहकर कवि किया करते थे, उनका यशोगान किया करते थे। तो ज़्यादातर जो आदिकालीन ग्रंथ हैं वो राजाओं की वीरता पर ही लिखी गई हैं। ठीक है, आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूपी पूर्वी हैं। नमूने के लिए एक उदाहरण देख लीजिए। ये देखना, ये विद्यापति की कीर्तिलता से ही ली गई है। रज्जलुद्ध असलान बुद्धि विकम्बर हारल, पास वैस विश्वास अराय गणेशर मारल, मारंत राय रणरोल पुंड मेन हा सधु, सुर राय नयर रमणि वाम नयन पण फुरे धु। आप देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये अपभ्रंश भाषा के लिखे हुए ग्रंथ हैं, हुई पंक्तियां हैं, तो थोड़ी सी लाइनें अटपटी हो सकती हैं, यानी शब्द जो हैं वो कुछ अजीब से प्रतीत होते हैं, बट हमें ये भी याद करने पड़ेगा। ओके, अब हम चलते हैं, ये भी देख लीजिएगा, आप इसको इन पंक्तियों को देख लीजिएगा। दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत भी रूढ़ियों में से उतनी बधी नहीं है, उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है। तो आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ से हम हमें क्या सीखने को मिल रहा है। एक तो हम कवि की जो रचनाएं हैं, जो किस भाषा में लिखी गई हैं, वो हम देख पा रहे हैं। जो कवि का समयकाल और उनकी पंक्तियां हमें यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनमें इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बधी हुई चलती है। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी
उ आर नयर विद्या वर्ण बनाकर ही रखे जाते हैं। देखिए अब यहाँ हमने देख लिया ना कि उपकार नगर विद्या वचन के शब्द कैसे बनाकर अपभ्रंश भाषा में रखे गए हैं। तो जासु तासु ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था, पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कभी कभी आचार्य शुक्ल की ने किसके संबंध में क्या मत व्यक्त किया है वो भी अक्सर आ जाता है। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। ये अब देखिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि ध्यान देने पर यह भी लक्षित होगी ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य भाग 2 देखा है। इसका भाग 1 आप देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आदिकाल को पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम इसका आदिकाल का प्रकरण 3 देखेंगे। यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें आपने नोट करनी है। एक तो आपको कवि के नेम नोट करने हैं, उनकी रचनाएं नोट करनी है और उनकी पंक्तियाँ, और आचार्य शुक्ल जी ने उनके संबंध में क्या मत व्यक्त किया है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।